हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग परीक्षा मंथन का लक्ष्य 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लक्ष्य 4 हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है राष्ट्रीय मुद्दे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हम देखते हैं। जैसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्वतंत्रता दिवस पर घोषित योजनाएं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कुछ योजनाओं की घोषणा हुई थी, 4 योजनाओं की घोषणा हुई थी, ठीक है। वो योजनाएं क्या हैं, एग्जाम में आ सकता है। जो ऑप्शन है आपके वो दे देगा कौन सी योजनाओं की घोषणा नहीं हुई थी स्वतंत्रता दिवस पर, वो जो है उसमें इंक्लूड कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सी योजनाओं की घोषणा हुई थी। पहला तो आपका है राष्ट्रीय डिजिटल मिशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 4 प्रमुख डिजिटल पहल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन के अंतर्गत 4 प्रमुख पहल हैं। पहला तो क्या है, हेल्थ आईडी, ठीक है। हेल्थ आईडी मतलब क्या है कि किसी इंडिविजुअल को कौन सी प्रॉब्लम है उसकी एक आईडी बनेगी जो डिजिटलाइज की जाएगी, जिससे किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वो, तो डॉक्टर को ये पता रहना चाहिए कि इनको कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसके द्वारा पहले ये जो है इनका चेकअप हो चुका है, कौन सी मेडिसिन कौन से ट्रीटमेंट ये ले रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज कर दी जाएंगी। साथ में सिक्योरिटी रहेगी, कोई भी वो डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत जो आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड है वो उसको भी डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजी डॉक्टर की सुविधा होगी और सुविधा जो स्वास्थ्य सुविधा है उसकी रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें लॉन्च की जाएगी। ये आपका था राष्ट्रीय आपका डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। दूसरा आपका है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी जो है उनका जो घोषणा हुआ था इस योजना की, इसमें जो है डॉल्फिन के अवैध शिकार को रोकना, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है, उनका संरक्षण करना, ये सब प्रोजेक्ट डॉल्फिन में था। थर्ड है आपका प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन में है एशियाई शेरों का संरक्षण, ठीक है। आधुनिक तकनीक का यूज करके जो एशियाई शेर है उनका संरक्षण करना और उनके आवास को डेवलप करना, उनके आवास का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। तो देखते हैं क्या है ये। तो देखिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए है, किसके लिए, सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ये ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेशनल नहीं बल्कि ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड प्रोजेक्ट है। विचार इसका 2018 में ही आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इसका विचार प्रस्तुत किया जा चुका है, ठीक है। कहाँ पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। अब इसका हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। ये जो हमारा इंटरनेशनल अलायंस है सोलर जो है सिस्टम के क्षेत्र में उसको डेवलप करने में, आप बता सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में ही मुख्यालय है, कहाँ पे है ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा है। तो आपका है राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लॉयन और वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ठीक है। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। दूसरा है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी क्या है, देखिए कर्मयोगी नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, कर्मयोगी जो कर्म करता हो, अच्छा कर्म करता हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो मिशन है वो सिविल सेवा है उसके विकास को बढ़ाना, यानी कि सिविल सेवा क्षमता को विकास करना और उस एक राष्ट्रीय अवसंरचना को भी डेवलप करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय अवसंरचना में सिविल सेवा के विकास को जो है और उन्नत बनाना, ठीक है। ये जो है मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि ह्यूमन राइट जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो जो है नियम आधारित से प्रबंधन आधारित की तरफ ले जाएगी, ठीक है। अभी तक नियम पे सिर्फ फोकस होता था, उसका जो है डेवलपमेंट कितना हो रहा था नियम के आधार पर या उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उससे हटके अब बात होगी प्रबंधन आधारित पे कि मैनेजमेंट कितना हो पा रहा है। दूसरा है सिविल सेवक की कार्य क्षमता को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। जो सिविल सेवक हैं उनकी कार्य क्षमता को इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफ साइट सीखने की पद्धति से ऑन साइट में हम जाएंगे। अब जो हम ऑफ साइट सीख रहे थे उससे हम ऑन साइट सीखने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इसमें क्या होगी, शिक्षण सामग्री संस्थान, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशंस में जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन सी जो है शिक्षण सामग्री कौन सी जिससे ट्रेनिंग जो है कराई जाएगी, संपन्न कराई जाएगी, और कार्मिक कौन से लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एक्टिविटीज एंड कम्पिटेंस, ठीक है। अब देखिए क्या है फ्रेमवर्क, इसको बोलते हैं FRACs, ठीक है। मतलब क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ रोल एक्टिविटीज एंड कम्पिटेंस मतलब सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों में भूमिकाएं, भूमिका मतलब रोल्स, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां और ढांचे यानी कि कम्पिटेंस, उसको जो है हम जो है क्या करेंगे, देखेंगे, दक्षता देखेंगे, कॉम्पिटेंस देखेंगे कि कितना कॉम्पिटेंस है, ठीक है। जो है सिविल सर्वेंट है वो कितना कॉम्पिटेंस है, कितना कॉम्पिटिटिव है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। सीखने की क्षमता में जो है क्या और बढ़ावा दिया जाएगा उसको,
ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा संस्थान को खोला जाएगा। जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, उनको जो है और मोटिवेट किया जाएगा। सार्वजनिक क्षमता संस्थान का क्या काम होगा? क्षमता का विकास करना। यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे लोग क्षमता के विकास पे फोकस रहेंगे। ठीक है। उपभोक्ता जो है उसका फीडबैक ज़रूरी है। हमने क्षमता का विकास कर लिया, जो एंड रिजल्ट है उसका वो क्या आ रहा है उसकी मैपिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक जो क्रमिक है उनकी क्षमताओं पे उनकी क्षमता को बढ़ाएगी, उनका विकास करेगी। 2 करोड़ से अधिक जो है कर्मिकों की क्षमता को इन्हेंस करेगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये कंटेंट जो होगा, समझ रहे ना, कंटेंट होगा वो क्या होगा? विषय वस्तु। कंटेंट मतलब विषय वस्तु। ये जो है एक बहुत ही आकर्षक कंटेंट होगा। ये विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित करने की एक बात की गई है। एक कॉम्पिटिटिव कंटेंट होगा जो आपका विषय वस्तु होगा, और ये क्या होगा? ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए होगा, डिजिटल ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए होगा। क्षमता में विकास मेन फोकस है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर में अब हिंदी उर्दू के साथ साथ 15 राजभाषा। ठीक है, टोटल 15 नहीं 5 है, ये टोटल 5 जो है राजभाषा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा बिल पास हो गया है। जम्मू कश्मीर का आधिकारिक भाषा बिल पास हो गया है। इसमें 5 जो है राजभाषा को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी है 5? तो देखिए 5 यही है आपकी उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ठीक है, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर है तो उर्दू होगी, वहाँ पे अंग्रेजी हिंदी है, फिर है आपकी कश्मीरी और डोगरी। इसको जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कौन सी? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 47 के अंतर्गत ये है कि विधानसभा जो है वो 1 से अधिक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है 5 राजभाषा का दर्जा यहाँ पे मिल गया है। तो ये हमारा पूरा था। नेक्स्ट हमारा है सृजन। ठीक है, सृजन क्या है देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये ऑनलाइन एक पोर्टल है। सृजन क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये क्यों बनाएगा सृजन? तो ये रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। अब आपको पता है कि जो है डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली जो है जितने उत्पाद होते हैं वो सब हम क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर से हम मंगवा लेते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे सृजन पे ध्यान दे दिया गया। सृजन मतलब होता है ये कोई चीज़ विकसित करना, बनाना। ठीक है, तो सृजन में हम क्या करेंगे? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। जो इंपोर्ट हमारे यहाँ आ रहा है उसको हम कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है, फेज वाइज। तो ये जो चीज़ें हम जो चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उसकी आवश्यकता तो हमें होगी, तो हम क्या करेंगे? उसको हम खुद ही डेवलप करेंगे इंडिया में। तो फोकस क्या है? फोकस है राष्ट्रीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात हो रही है। ठीक है ना, जिसको हम आयात कर रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा उत्पाद के लिए, उसको हम क्या करेंगे? हम खुद से बनाएंगे। कौन बनाएगा? रक्षा मंत्रालय का कहना है कि IIT का जो है बनाएगी और पब्लिक सेक्टर के बीच में समझौता किया जाएगा, और इससे हम इंपोर्ट को कम करके हम खुद ही अपने यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो IIT कानपुर, यहाँ पे कानपुर नहीं लिखा है, जोड़ लीजिएगा इसको। IIT कानपुर और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, है ना, मतलब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग का नहीं, ये जो है मशीनों का इंटेलिजेंस, उस पे आधारित होगा। जो कंप्यूटेशन एरिया है उसको विकसित किया जाएगा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप लोगों ने पहले भी बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो ये सारी 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसी में है देखिए मचगांव डॉक लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? ये जो है SSV, ठीक है, SSV क्लास के सबमरीन का जो है क्या करेंगे? ओवरहॉलिंग करेंगे। इंडिजिनस जो है स्वदेशी रूप से ओवरहॉलिंग करेंगे SS के क्लास के सबमरीन का। तो ये जो है हमारा सृजन हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। इसमें हम देखेंगे कि ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है छोटा लेके चलेंगे ताकि सारी चीज़ें कवर भी हो जाए और एग्जाम में कोई जो है पॉइंट हमारा छूटे भी ना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है कब है? अभी बिल्कुल नियर बाई एग्जाम है अब UPPCS का। ठीक है, जो आपका जो लोग बिहार से होंगे या बिहार का जो लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे उनका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो सारे एग्जाम्स अब बहुत पास हैं और सब एग्जाम्स अब बहुत ही जल्दी सीक्वेंशियल ढंग से कराए भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, इसमें टॉप जो 3 सबसे स्वच्छ शहर हैं उनको देखेंगे। पहला तो है इंदौर, और लगातार ये चौथी बार जो है इंदौर सबसे साफ शहर, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार ऐसे एग्जाम में आ जाता है, तो ये चौथी बार जो है लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। दूसरे नंबर पे है सूरत गुजरात का, और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। ठीक है, तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई टॉप 3 सबसे स्वच्छ शहर हैं।
अब हम आते हैं सबसे गंदे शहरों में। तो जो देखिए ये जो गणना हुई थी, ये जो सर्वेक्षण हुआ था वो 2 चीज़ों पे आधारित था। पहला तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले और दूसरा है 10 लाख से कम आबादी वाले, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम आबादी वाले। तो सबसे जो गंदा शहर है, ऑल टोटल सबसे गंदा शहर है वो क्या है, पटना है, ठीक है, बिहार का पटना सबसे गंदा है। और अगर हम छोटे शहरों में देखें तो गया सबसे गंदा है, ठीक है। तो दोनों ही बिहार में है, सबसे गंदा पटना और सबसे गंदा गया, छोटे और बड़े शहरों में। अब 10 लाख से अधिक जो है जनसंख्या वाले गंदे शहरों को देखते हैं। तो पहला है पटना, पहले नंबर 1 पे पटना है, दूसरे नंबर पे पूर्वी दिल्ली है, तीसरे नंबर पे चेन्नई है, चौथे नंबर पे कोटा है और 7वें नंबर पे हमारा मेरठ है, यानी कि यूपी में जो है मेरठ, ठीक है। पटना जो है कहाँ से, बिहार, पूर्वी दिल्ली जो है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चेन्नई, चौथे नंबर पे कोटा और मैंने 7वें नंबर पे इसलिए डाल दिया है कि एग्जाम में आ सकता है कि जो है टॉप 10 में कौन है इंडिया में जो सबसे यूपी में सबसे गंदा है, ठीक है। पीसीएस का एग्जाम जो है नज़दीक ही है तो इसलिए आप याद रखिएगा 7वें नंबर पे मेरठ है। नेक्स्ट है 10 लाख से कम। तो 10 लाख से कम जो जनसंख्या है वहाँ पे गंदे शहर कौन से, तो पहला है गया, दूसरा है बक्सर, तीसरा है अबोहर, चौथा है भागलपुर और 5वां है परसा बाजार। तो देखिए गया, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार ये सारे बिहार में हैं। तीसरे नंबर का जो अबोहर है वो पश्चिम बंगाल में, बाकी सारे बिहार में हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। इंपॉर्टेंट है ये, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो सोलर ट्री क्या है देख लीजिए, ये सोलर ट्री है, ठीक है, एक पेड़ के जैसा है, ये दिख रहा है ना पेड़ के जैसा, ठीक है, लेकिन ये सोलर ट्री है, ये सूर्य का पेड़ है, मतलब ऐसे सूर्य का पेड़ नहीं, मतलब सोलर ट्री, ये बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। पैनल्स बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं जो लगे होते हैं, आपने देखा भी होगा, ब्लू कलर के पैनल्स होते हैं। तो ये पैनल्स लगे हुए हैं, एक ट्री का शेप दिया गया है, यहाँ पे ऐसे रिंग है, दो तीन रिंग होती हैं, जिसमें क्या होता है कि ट्रीज में 35 जो है पैनल्स लगे होते हैं, एक ट्री में 35 पैनल्स लगे होते हैं और हर एक पैनल जो है 330 वॉट जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये देखिए 35 पैनल हैं, इसमें मैंने 35 बनाया नहीं गया, लेकिन ये टोटल शेप बताया गया कि ऐसे होते हैं। और जो ये पैनल्स होते हैं वो एक्सपोजर उनका होता है, देखिए एक्सपोजर जो है क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे है, तो चारों तरफ से ये जो पूरे इन पे पैनल्स पे सन की रेज पड़े, तो इसलिए ये बनाया गया है इस तरीके का, ठीक है। तो ये क्या है, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं, सूर्य का एक्सपोजर, इस तरीके से जो पैनल्स हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं ताकि सन की रेज उस पर डायरेक्टली पड़े। एक ट्री में 35 सोलर पैनल्स होते हैं और सारे सोलर पैनल्स 330 वॉट की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर किसी कोई एमएसएमई इंटरेस्टेड है कि उनको सोलर पैनल्स के क्षेत्र में काम करना है, सोलर पैनल्स को लगवाना है या उसको जो है डेवलप करना है, तो वो जो है पीएम कुसुम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पीएम कुसुम क्या है, हमने जो है ऑलरेडी 2-3 बार कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं समझा होगा तो पीछे के वीडियोस आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीएम कुसुम को जो है जो लक्ष्य 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपके उधर ही से आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो पीएम कुसुम जो है, अगर कोई एमएसएमई इंटरेस्टेड है सोलर पैनल में तो वो पीएम कुसुम को जो है कांटेक्ट कर सकता है और ये काम डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, बहुत बारी कवर किया हमने, एक बार हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे ताकि ये भूले भी ना कभी, ठीक है। तो देखिए ये 4 चरणों में पूरा किया जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 4 चरणों में होगी। पहला जो स्टेप होगा वो है फाउंडेशन का स्टेप, ठीक है। फाउंडेशन स्टेप क्या होता है कि हम कोई चीज़ अभी स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन स्टेप 5 साल के लिए होगा, कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए होगा। 3 साल के लिए बच्चे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में रहेंगे, 3 से 6 साल की एज होगी बच्चों की, 3 साल के लिए आंगनबाड़ी और प्री स्कूल में होंगे। फिर 2 साल के लिए क्लास 1 से 2 यानी 1 और 2 क्लास में रहेंगे 2 साल, ठीक है। ये सी जो है वो क्या है, ये सी जो है आपका क्लास है और ए जो है एज है, हर जगह ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सी और ये ए। तो 6 से 8 साल के बच्चे कक्षा 2 में, ठीक है। फिर 3 इयर्स का अगला प्रोग्राम होगा जिसको प्रिपरेटरी बोलते हैं। इसके पहले फाउंडेशन बता देते हैं, फाउंडेशन में क्या होगा, सिर्फ प्ले होगा, ठीक है ना, 5 साल का होगा, ये खेल होगा सिर्फ, इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, मतलब कोई चीज़ एक्टिविटी दे देंगे उसी से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों, इसके पीछे बहुत अच्छी सी साइकोलॉजी है। बच्चे जो है कुछ सर्टेन एज तक जो बच्चे होते हैं, जब चाइल्डहुड प्री चाइल्डहुड का एज होता है, तो उसमें बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होता है वो कम्प्लीटली होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे दिमाग का यूज़ नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड, वो जो है अपने माइंड में सिर्फ स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेस पे उनको हम समझा सकते हैं, एक्टिविटी बेस पे हम कुछ चीज़ों को बच्चों को समझा सकते हैं। बाकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका अभी स्टार्ट हुआ होता है, तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड होगा लर्निंग, ठीक है। दूसरा जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है। अभी यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा कि वो पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ पाए।
तो ये क्लास जो है, ये देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 to 5 होगा, ठीक है। क्लास 3 to 5 बच्चों की एज होनी चाहिए, 8 से 11 साल के बच्चे होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें भी प्ले होगा, डिस्कवरी होगी, खोज में खेल जो है, खेल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, खोज की जो है एक प्रवृत्ति है वो जागृत की जाएगी बच्चों के अंदर। इंटरमीडिएट क्लासरूम लर्निंग होगी, सॉरी इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, मतलब क्लासरूम जो है इंटरएक्टिव होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टीचर बोल के चला जा रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, ठीक है। थर्ड हमारा है वो है मिडिल, ठीक है। मिडिल में क्या होगा कि इसमें जो है 3 इयर्स का ये भी होगा, 3 इयर्स का होगा, जिसमें जो है क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स होंगे और इनकी एज 11 से 14 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो है 11 से 14 साल की एज में वो जो है 6 से 8 क्लास में होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंटल होगा, इसमें मेन फोकस किस पे होगा, एक्सपेरिमेंट्स पे होगा, ताकि एक्सपेरिमेंट से बच्चे सीख पाएँ, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस के होंगे, मैथ्स के होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, ठीक है ना, सोशल साइंस होगा। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगा, 3 साल के लिए होगा। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये 4 साल के लिए होगा, क्लास 9 to 12, और जो आपका एज होगा बच्चों का वो 14 to 18, ठीक है। तो इसके आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।